ऑटोमन साम्राज्य एक शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य 13वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। इसने 16वीं और 17वीं शताब्दी में अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गया, जो 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। इसने अपनी विशाल संपत्ति पर शासन करने के लिए एक परिष्कृत प्रशासनिक प्रणाली और एक मजबूत सेना का दावा किया। इस्लामी दुनिया में ऑटोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थान था और इसने सदियों तक यूरोप और पूर्व के बीच एक सेतु के रूप में काम किया। हालांकि 18वीं शताब्दी तक ऑटोमन साम्राज्य ने अपनी सैन्य और आर्थिक श्रेष्ठता में गिरावट का अनुभव करना शुरू कर दिया। आंतरिक अस्थिरता, कमजोर नेतृत्व और यूरोपीय शक्तियों का उदय, जो तेजी से औद्योगिकीकरण और उपनिवेशवाद में लगे हुए थे, ने ऑटोमन शासन को कमजोर करने में योगदान दिया। नतीजतन एक बार दुर्जय साम्राज्य ने खुद को यूरोप के बीमार के रूप में जाना जाने लगा, जो अपने क्षेत्रों पर अपनी पकड़ खो चुका था और यूरोपीय शक्तियों के प्रति संवेदनशील था, जो अपनी रणनीतिक महत्व और संसाधनों के लिए ऑटोमन क्षेत्रों को हड़पने के लिए उत्सुक थे। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों, विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, ने ऑटोमन साम्राज्य में अपनी उपस्थिति और प्रभाव का विस्तार करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। ऑटोमन क्षेत्रों, विशेष रूप से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे मिस्र और लेवेंट, ने यूरोपीय लोगों को उनके संसाधनों और अपने उपनिवेश के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में आकर्षित किया। ग्रेट ब्रिटेन, जिसका एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य था, ने भारत के लिए अपने मार्ग की सुरक्षा के लिए ऑटोमन क्षेत्रों को नियंत्रित करने को सर्वोपरि माना, जबकि फ्रांस ने भूमध्य सागर में अपने प्रभाव का विस्तार करने और पूर्वी बाजारों तक पहुंच हासिल करने के लिए अवसर देखे। यूरोपीय शक्तियों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों को नियोजित किया, जिसमें कूटनीति, आर्थिक पैठ और सैन्य हस्तक्षेप शामिल है। उन्होंने ऑटोमन सरकार में कमजोरियों का फायदा उठाया, रणों को मंजूरी दी, रियायतें हासिल की और अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा और ऑटोमन साम्राज्य के भीतर राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय ने क्षेत्र की नाजुक राजनीतिक और सामाजिक संरचना को और जटिल बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध ने ऑटोमन साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित किया और सीरिया के भाग्य को बदल दिया। युद्ध में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ खुद को संरेख करते हुए ऑटोमन साम्राज्य ने खुद को एक विनाशकारी संघर्ष में उलझा हुआ पाया, जिसने इसके संसाधनों को समाप्त कर दिया और इसकी पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। एंट शक्तियों, विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, ने ऑटोमन साम्राज्य में कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अपने क्षेत्रों को जीतने और अपनी शक्ति को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा। युद्ध के दौरान ब्रिटिश और फ्रांसीसी बलों ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, जिसमें गैलीपोली, मेसोपोटामिया और लेवंत शामिल थे। अरब प्रायद्वीप में अरब विद्रोह, जिसे ब्रिटिश समर्थन प्राप्त था, ने ऑटोमन युद्ध के प्रयासों को और कमजोर कर दिया और युद्ध के बाद ऑटोमन क्षेत्रों के विभाजन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यहां तक कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस ने गुप्त रूप से युद्ध के बाद मध्य पूर्व को अपने बीच कैसे विभाजित किया जाए, इस पर बातचीत शुरू कर दी। 1916 में संपन्न साइक्स-पिट समझौते ने लेंथ को ब्रिटिश और फ्रांसीसी क्षेत्रों में विभाजित करने का आह्वान किया, जिसमें सीरिया ज्यादातर फ्रांसीसी नियंत्रण में आ गया। यह समझौता ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद मध्य पूर्व में यूरोपीय शक्ति राजनीति और क्षेत्रीय विभाजन का प्रतीक था। हालांकि वास्तविकता में युद्ध के बाद की स्थिति साइक्स-पिट समझौते की साफ सुथरी रेखाओं से कहीं अधिक जटिल साबित हुई। अरब राष्ट्रवादी, जिन्होंने ऑटोमन शासन के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटिश का समर्थन किया था, ने स्वतंत्रता का वादा किया था और वे यूरोपीय शासन के किसी भी रूप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी और ब्रिटिश हितों के बीच प्रतिस्पर्धा ने इस क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता पैदा कर दी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद
फ्रांस ने औपचारिक रूप से 1920 में स्थापित सीरिया पर एक जनादेश प्राप्त किया। जनादेश प्रणाली, जैसा कि लीग ऑन नेशंस द्वारा स्थापित किया गया था, का उद्देश्य उन क्षेत्रों का प्रशासन करना था जो युद्ध के बाद के निपटारे में स्वतंत्रता का प्रबंधन करने में असमर्थ माने जाते थे, जब तक कि वे आत्मशासन के लिए तैयार नहीं हो जाते। हालांकि फ्रांसीसी जनादेश को सीरियाई आबादी द्वारा व्यापक रूप से उपनिवेशवाद का एक रूप माना जाता था और इसने व्यापक प्रतिरोध और अशांति को जन्म दिया। फ्रांसीसी ने सीरिया पर अपनी सत्ता स्थापित करने और बनाए रखने के लिए सैन्य बल, कूटनीति और विभाजन और शासन की नीतियों के संयोजन का उपयोग किया। उन्होंने देश को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया, अक्सर मौजूदा सामाजिक और धार्मिक विभाजन के साथ खेलते हुए कमजोर करने और शासन करने के लिए। फ्रांसीसी शासन को अरब भाषा और संस्कृति के दमन और फ्रांसीसी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने की विशेषता थी। सीरियाई प्रतिरोध और राष्ट्रवाद का उदय फ्रांसीसी जनादेश की स्थापना के बाद से हुआ। सीरियाई आबादी ने फ्रांसीसी शासन का विरोध करने के लिए विभिन्न रूपों में संघर्ष किया। शुरुआती प्रतिरोध ग्रामीण इलाकों में केंद्रित था, जहां आदिवासी नेताओं ने फ्रांसीसी सत्ता के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। 1925 में सुल्तान पाशा अल अतर के नेतृत्व में सीरियाई महान क्रांति इस प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण प्रकोप था, जिसने फ्रांसीसी शासन की क्रूरता और सीरियाई लोगों के बीच स्वतंत्रता की इच्छा को उजागर किया। फ्रांसीसी दमन के बावजूद सीरियाई राष्ट्रवाद 1920 और 1930 के दशक में विकसित हुआ। विभिन्न राजनीतिक दलों और आंदोलनों के उभरने के साथ, जिन्होंने स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की मांग की, राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में बुद्धिजीवियों, छात्रों और शहरी अभिजात वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने पैन अरब एकता और उपनिवेशवाद से मुक्ति के विचारों का प्रसार किया। ओटोमन साम्राज्य का पतन, प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार और युद्ध के बाद की संधियों के कारण इसका आधिकारिक रूप से विघटन हो गया। 1922 में तुर्की में मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में एक नए राष्ट्रवादी आंदोलन के उद्भव ने शेष ओटोमन क्षेत्रों पर मित्र देशों के कब्जे और विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। तुर्की गणराज्य की घोषणा ने ओटोमन साम्राज्य के अंत और मध्य पूर्व में एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। ओटोमन साम्राज्य के पतन का मध्य पूर्व के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। सदियों पुराने साम्राज्य के पतन ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया और नए राज्यों और शासन के रूपों के उद्भव का कारण बना, जो अक्सर यूरोपीय शक्तियों द्वारा तैयार किए गए थे। इस क्षेत्र का विभाजन और जनादेश प्रणाली की स्थापना ने स्थायी संघर्षों, क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता और राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को जन्म दिया, जो आज भी मध्य पूर्व को आकार देते हैं। सीरियाई पर विजय का प्रभाव यूरोपीय शक्तियों द्वारा ओटोमन साम्राज्य से सीरिया की विजय और बाद में फ्रांसीसी जनादेश की स्थापना का देश और क्षेत्र के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी शासन ने सीरियाई समाज और राजनीति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने को बदल दिया। फ्रांसीसी ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और प्रशासनिक प्रणालियों में सुधार सहित कुछ सकारात्मक बदलाव पेश किए। हालांकि उनकी विभाजन और शासन की नीतियों, सांस्कृतिक दमन और आर्थिक शोषण ने व्यापक आक्रोश और राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया। फ्रांसीसी जनादेश की विरासत ने सीरिया की स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियों और संघर्षों को आकार दिया। राजनीतिक अस्थिरता, तख्तापलट और सत्ता के लिए संघर्ष ने देश के प्रारंभिक वर्षों को स्वतंत्रता के रूप में चिह्नित किया, क्योंकि विभिन्न समूहों और गुटों ने सत्ता के लिए होड़ की। फ्रांसीसी जनादेश के दौरान खींची गई मनमानी सीमाओं और सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर इसके प्रभाव ने सीरियाई समाज में विभाजन और तनाव पैदा किया, जो आज भी कायम है। निष्कर्ष, एक स्थायी विरासत, यूरोपीय शक्तियों द्वारा ओटोमन साम्राज्य से सीरिया की विजय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जिसके दूरगामी परिणाम हुए।
प्रथम विश्व युद्ध, साइक्स-पीक समझौता और फ्रांसीसी जनादेश की स्थापना ने उन घटनाओं की एक श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसने सीरिया के आधुनिक इतिहास को आकार दिया। फ्रांसीसी शासन की विरासत इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं के साथ सीरिया के बाद की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास पर एक स्थायी प्रभाव डाला है। सीरियाई इतिहास की इस अवधि को समझना आज देश के सामने आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं को समझने के लिए आवश्यक है।